जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube प्लेटफॉर्म ग्लोबल स्पीकिंग सेंटर पर। और इंटरमीडिएट का ये दूसरा गेस्ट पेपर लेकर मैं हूं हाजिर जमदार अंसारी। आप दोस्तों के लिए मैं बता दूं कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह है, उसमें इंपॉर्टेंट आंसर भी मिलेंगे, फुल पेपर सॉल्यूशन मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, जल्दीबाजी में मिलेगा, आप लोग इसका आनंद उठाएं। हाँ, एक बात और आप लोगों को बता दूँ कि जितने भी बच्चे इस पेपर को देखें, कृपा करके इस पेपर को नोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके आंसर्स को नोट करें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इसमें अनर्गल नहीं है। सभी क्वेश्चन किसी न किसी तरह से बोर्ड में पूछे गए हैं। आप लोग एक और ईमानदारी करें कि अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें और प्रयास करें कि हर चीज़ का सही सॉल्यूशन आप लोग निकाल के लाएं। चलिए पैसेज को शुरू करते हैं हम लोग। चलिए पैसेज को शुरू करते हैं। कहीं से कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। ऑफ कोर्स ह्यूमन एक्टिविटी इज चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। द लास्ट सेंचुरी रैपिड इंक्रीजेज ऑफ consumptions of hydrogen as well as the various sensation। तो सारे पैसेज को आप ध्यान से देख रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ, आप पैसेज को खूब ध्यानपूर्वक देखिए। मैं थोड़े समय इस पर लेता हूँ जी। अब यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ा के इस पैसेज को रोक देता हूँ, आप कायदे से देखिए। पैसेज बड़ा है लेकिन आप घबराएं नहीं, वीडियो को जगह जगह पॉज करके पैसेज को पढ़िएगा जी। चलिए यहाँ पैसेज को फिर एक बार रोक देता हूँ और इस पैसेज को पढ़ते रहिएगा। सभी क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, आप निश्चिंत रहें, एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं जाएंगे। हाँ मेरे भाई, मैं आप लोगों को बताऊं कि सभी एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं जाएंगे। ध्यान में रखिएगा। आप लोग कहीं से कोई दिक्कत होती है तो आप बेधड़क हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप देखते जाइएगा और अपने आंसर से मिलाते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहला है हाउ हैज़ ह्यूमन, जी सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि हाउ हैज़ ह्यूमन एक्टिविटी बीन चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो हम लोग कह सकते हैं कि ध्यानपूर्वक आप लोग क्वेश्चन में से आंसर की किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने चाहिए। हम कहते हैं कि इन द लास्ट सेंचुरी, वहां से मिलाइएगा। इन द लास्ट सेंचुरी द रैपिड इंक्रीज इन द कंजप्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन एज वेल एज द वेरियस expansion of the industries and domestic markets for halocarbons have observed in the atmospheric contractions of number gases and nature's auto balancing system consumption increase the global warming। वहां से आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन है कि what are the problem of facing due to global warming। जी, तो दूसरा का भी वही लिख सकते हैं। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द वर्ल्ड इज नाउ स्ट्रक विद द सेवरल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इंक्लूडिंग द प्रॉब्लम ऑफ एसिड रेन, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर आइस, लार्ज स्केल एवापोरेशंस ऑफ वाटर इन ट्रॉपिक्स, इंक्रीजेस इन द क्लाउडनेस इन द हायर लेटीट्यूड्स और सो ऑन। जो भी लिख सकते हैं आप आसानी से। तीसरा क्वेश्चन रहेगा कि हाउ हैज ग्लोबल वार्मिंग अफेक्टेड इंडिया। तो बस यही बोल सकते हैं कि द वर्स्ट इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज ऑन द मानसून इन इंडिया एंड ऑन द मेटामॉर्फोलॉजिकल, कह सकते हैं आप लोग। चौथा और अंतिम क्वेश्चन रहेगा इसका जी, हाउ शुड इंडिया प्लान टू कोप विद द डेंजर ग्लोबल वार्मिंग। तो इंडिया नीड्स टू चार्ट मल्टीपल स्ट्रेटजीज टू कोप विद द इम्पोर्टिंग थ्रेट्स टू द क्लाइमेट चेंज, pursuing a sustained development model in critical to addressing to the climate change in India, which will also help India economic growth, social equality and environmental sustainability। चलिए उसके बाद से हमारे साथ कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आप जानते ही हो जी। चलिए ई नंबर क्वेश्चंस पर कुछ क्वेश्चन आएंगे जो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस बनाकर दिए गए हैं, जिससे आप लोग और ज़्यादा प्रभावित होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें जी, जो ई नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो आप पाएंगे कि कहा है कि द अपोजिट ऑफ एनामरस। एनामरस मीन्स होता है विशाल, अटीनी मीन्स होता है छोटा। पहले ही मार दीजिएगा आप लोग, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। द अपोजिट ऑफ विगोरस, द अपोजिट ऑफ विगोरस, तो इसमें देखिए विगोरस का मीन्स होता है विशाल या मजबूत, इसका वीक मार देंगे आप लोग। द वर्ड सस्टेंस मीन्स सस्टेंड, सस्टेंड मीन्स क्या होता है जी, तो आप यहाँ मेंटेंड की तरफ चले जाएंगे। हाँ मैं यही कहूँगा कि आप लोग मेंटेंड की तरफ चले जाएंगे, मेंटेंड। अगर कहीं से आपको किसी तरह की दिक्कत हो तो ज़रूर बताएंगे। अब जो मैं क्वेश्चन बताने चल रहा हूँ
उन क्वेश्चनों पर मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूं, चूंकि राइटिंग पोर्शन से है 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इंटरमीडिएट के बालकों के लिए ये सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होता है। मैं बार बार बताऊं कि इंटरमीडिएट के बालकों के लिए सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होता है और यहीं से बच्चों के नंबर्स कटते हैं और बनते हैं। राइट एन आर्टिकल एसे ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 100 and 150 वर्ड्स। वुमेन इन इंडिया, तो देखिए वुमेन इन इंडिया पर आता है, तो अगर आपको इस तरह से आएगा ना तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें इसके सप्लीमेंट क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं कि वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, समझ रहे हो। इसके अलावा ए साइंस ए ब्लेसिंग आर ए कोर्स, तो इस पर दो चीजें बन सकती है, कंप्यूटर बून आर बेन, मोबाइल फोन बून आर बेन, ये ध्यान में रखिएगा। 3 यहां से मैंने आपको बताया, 3 यहां बताया। टेररिज्म आर टेररिज्म, हॉरर्स आर टेररिज्म, तो आप जानते हो ए थ्रेट ऑफ टेररिज्म, मैंने आपको बताया आतंकवाद एक चुनौती, आतंकवाद एक समस्या, इस पर लिखने के लिए आ सकता है। इसके अलावा सोशल इविल्स जो होते हैं जैसे डाउरी सिस्टम्स, ये सारी चीजें, तो उन पर भी देख लीजिएगा, डाउरी सिस्टम को देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अगर याद रहा तो एंटीबायोटिक हर जगह आपका काम करेगा, मेरा वादा है आपसे जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ इंग्लिश डेली मेकिंग ए कॉमन पीपुल ऑफ स्विच ओवर द इनलार्ज इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द वुड नॉट हैव सो लॉन्ग पावर क्यूट्स टू अवर रॉलिंग मेंस। तो देखिएगा इन क्वेश्चनों को आप एक बार पुनः ध्यान से देख लीजिएगा, इसको अपने अवतार विद्या विकास जो भी आपके पास होगा उसमें से ढूंढ लीजिएगा, एक्सीलेंट की गाइड होगी, राजीव की गाइड होगी, उसमें से ढूंढ लीजिएगा और आराम से याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद कहा कि टेलीविजन कैबिनेट that you have ordered to flip and outline shopping from the arrived of damage of condition, write a letter resigned to complaint of Vikings hand for the replacement। ये सारी चीजें, एक टेलीविजन खरीदे हैं, संजोग से वो टूट फट गया है, तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए आपको एक चिट्ठी लिखनी है, ठीक है, उसको लिखेंगे आप लोग, कंप्लेंट लेटर लिखेंगे, तो ये भी आप देख लीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए सी नंबर चलते हैं ग्रामर के तरफ, यहां से तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं विश्वास दिलाता हूं, आप लोग जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है जी। चलिए आप यहां ध्यान देंगे, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, कह रहा है कि रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर, व्हिच वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज एन एरर जी। तो आप जानते हो कि रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर केम, हाँ वे देखिए थोड़ा सा भाई डिस्टर्ब हो जाता है कभी कभी, ये सारी क्वेश्चंस जो हैं एक एक चीज मैं आपको बताऊं जी, एक एक चीज बताऊं कि आप लोग इस चीज को महसूस करेंगे कि ये कह रहा है किस शब्द में। चलिए मैं आपको कुछ क्षण समय दे देता हूं जी, कुछ समय दे देता हूं, सभी बच्चे प्यार से ढूंढ लें उसको जी, जितने भी बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं मैं उम्मीद करता हूं। चलिए चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, हाँ चलिए जल्दी से जल्दी बताइए, आप लोग नहीं बता पा रहे हैं, हाँ तो चलिए आप बता जाइए, जितने भी लोग फंस रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, यहां गलत तो होने के लिए कई क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप यहां अगर ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन को कहा है कि रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर केम, तो आप यहां 22 नंबर क्वेश्चन को कह रहे हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं और इसमें ऑप्शन आप अगर जाते हैं तो कह रहा है कि केम कम, लेकिन यहाँ हैड होता तब यहाँ केम लिखा जाता, ठीक है, केम। तो पहली गलती यही है कि बिफोर आया है और बिफोर हैड होता है, ध्यान रखिएगा, तो हैज में कहीं दिखाई नहीं दिया, कम दिया है, तो हम इसी को मान लेंगे। हाँ ये क्वेश्चन एरर है, थोड़ा सा समझिएगा, इसलिए थोड़ा सा समय लगा। हाँ अब उसके बाद से आप चलेंगे दूसरे क्वेश्चन के लिए, तब तक आंसर दे सकते हैं। द फ्रेज ऑन द वेन मीन्स, ऑन द वेन मीन्स, द फ्रेज ऑन द वेन मीन्स, चलिए सभी लोग जल्दी से बता जाइए, तो द फ्रेज ऑन द वेन मीन्स, हाँ क्या होगा बाबू, चलिए जल्दी बताइए क्या होगा जी। तो ऑन द वेन में इंक्रीजिंग नहीं होगा, बढ़ना नहीं होता, डेवलपिंग नहीं होता है, डिक्रीजिंग होता है, घटना। ऑन द वेन मीन्स क्या होता है बाबू, डिक्रीजिंग, घटना। चलिए तीसरा क्वेश्चन है सिनोनिम्स ऑफ डेस्पाइस, घृणा होता है, इसका मतलब
डेस्पाइस घृणा। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा बाबू जी, सभी लोग जल्दी से जल्दी बताइए क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा बाबू? डेस्पाइस मीन्स घृणा करना होता है। तो आप इसमें चले जाएंगे किसके? घृणा करने की अंग्रेजी वेट की तरफ। चलिए आपको आसान कर दे जाता हूँ, एक एक चीज समझाने का प्रयास मेरा रहेगा मेरे भाई, किसी तरीके से मेरे बच्चों को कोई तरह से दिक्कत ना हो। चलिए, द एंटोनिम ऑफ सीवर, द एंटोनिम ऑफ सीवर, सीवर देखिएगा जी, सीवर एंटोनिम पूछ रहा है, सीवर का एंटोनिम बताना है आपको जी, सीवर का एंटोनिम बताना है। तो सीवर का एंटोनिम हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीवर मीन्स होता है, एंटोनिम बताना है नरम कांपना, तो माइल्ड मीन्स, हाँ माइल्ड मीन्स हो जाएगा, एक तरह से कहा जाता है कि कठोर। इंड्यूड फेवर ऑफ प्लेस ऑफ रिलेटिव्स एंड लोकेटिव पोस्ट्स, ध्यान से देखिएगा, एक भी छूटना नहीं चाहिए आप लोगों से, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटेगा नहीं। चलिए, कह रहा है कि इंड्यूड फेवर ऑफ प्लेस वंस रिलेटिव ऑफ लिक्यूरेटिव, तो इसमें अगर आप जाते हैं तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म ये बहुत फेमस था। नेपोटिज्म क्या होता है बाबू? भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद। ये भाई भतीजावाद क्या होता है? जैसे फलाना हीरो का लड़का ही हीरो बनेगा, फलाना हीरोइन की लड़की ही हीरोइन बनेगी, ठीक है, तो वो नेपोटिज्म है। जैसे सचिन का लड़का क्रिकेटर बना, ये लोग अपने भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हैं, उसी को भाई भतीजावाद कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चेंज, चलिए मैं पांचवा क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, उम्मीद करता हूं कि कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी जी। कह रहा है कि ही सैड, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि ही सैड ओ व्हाट ए चांस, तो हम इसको बना देंगे ही एक्सक्लेम्ड, जब वो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ठीक है, एट दैट ए चांस, क्या लिखेंगे? एट दैट ए चांस। ध्यान से देखिएगा, अगर बिछल गया तो खत्म। हम कह रहे हैं ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज एट दैट ए चांस। कोई दिक्कत है बाबू मेरे? कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए पांचवे के दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवे के दूसरे, हर क्वेश्चन का मैं ऑप्शन तक सॉल्व करूंगा, आप घबराएंगे नहीं जी। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमसे, आप एक बेहतर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ही सेड आई मस्ट गो, तो हो जाएगा ही सेड दैट ही मस्ट गो, चाहे ही मस्ट टू गो होता है, ही सेड दैट ही मस्ट टू गो कह सकते हो। या इसको एक और आसान तरीका है, जहां मस्ट आता है उसको हैड टू में बदला जाता है। किस में बदला जाता है बाबू? हैड टू में। तो हम कहेंगे ही सेड दैट, ठीक है, ही हैड टू गो, ठीक है। अच्छा है, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ये ही सेड दैट लिखे, ही आप मस्ट टू गो भी लिख सकते हैं, आप मस्ट गो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टर, जैसा दिया गया उसमें आपको जोड़ देना है, ठीक है मेरे बाबू। बी नंबर कह रहा है ही इज रिच, ही लीड्स ए सिंपल लाइफ, कंपाउंड बनाना है, तो आप कुछ अलग से नहीं करेंगे, हम लिख देंगे ही इज रिच स्टिल ही लीड्स ए सिंपल लाइफ, वह अमीर है लेकिन फिर भी वह साधारण जीवन जीता है, तो कंपाउंड सेंटेंस में स्टिल लगा के जोड़ देंगे, एट लगा के जोड़ देंगे, समझ रहे हैं। लास्ट नाइट इट वॉज वेरी हॉट आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप, देखिएगा ध्यान से, कह रहा है लास्ट नाइट, अंतिम रात, इट वॉज वेरी हॉट, बहुत गर्मी थी, आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप, मैं शांति से सो नहीं पाया। तो आप इसमें से पहले आई कुड नॉट को ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप, यहां तक लिखेंगे, बिकॉज डाल देंगे, चूंकि ये बनाने के लिए कहा है कॉम्प्लेक्स, तो हमको कोई भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लेना है, जैसे यहाँ स्टिल कोऑर्डिनेटिंग लिए हैं तो यहाँ सबऑर्डिनेटिंग लेना है, तो हम कहेंगे आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट लास्ट नाइट, इट वॉज वेरी हॉट लास्ट नाइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बना लेंगे। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी को किसी भी सवाल को समझने में दिक्कत हो तो आप बताइएगा, मैं उसे फिर समझाऊंगा। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, बदलना है आपको, एक सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है जी। तो सुपरलेटिव बताना है, तो आप जानते हैं कि देन एनी अदर आया है, तो जाहिर सी बात है
सुपरलेटिव बदलेंगे और कंपैरेटिव होता है तो सब्जेक्ट तक कुछ चेंज नहीं करते हैं, तो सी इज रहने देंगे। यहाँ द मोर इंटेलिजेंट है ना, तो हम लिखेंगे सी, मैंने पढ़ाया है डिग्री, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, सी इज द मोस्ट, मोर को बदल देंगे मोस्ट, और उसके बाद इंटेलिजेंट को लिखेंगे इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट, गर्ल्स इन द क्लास को उतार देंगे। जो देखिए कुछ अलग से नहीं करते हैं, इतना ही बदल देते हैं। एनी अदर तक है ना, सुपरलेटिव अगर बनाना हो, देन एनी अदर दिया हो तो यहाँ इसको सुपरलेटिव बना देंगे, मेरी बात समझ रहे हैं, और देन एनी अदर के बाद का जो होगा वो लास्ट में उतार देते हैं, तो गर्ल इन द क्लास जो भी होगा। ठीक है मेरे बाबू, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप इस बात को समझ पा रहे हो। इट इज टाइम टू लुक इन टू द मैटर, पैसिव वॉइस बनाना है, तो मैंने ये भी सिखाया है आपको कि 3 अक्षर तक इसका भी कुछ नहीं करते हैं, इट इज टाइम तो रहने देंगे, तो हम क्या करेंगे, इट इज टाइम, और उसके बाद डायरेक्ट लगाते हैं फॉर, और अगर ऑब्जेक्ट हो तो, नहीं तो लुक इनटू दिया है तो कोई बात नहीं है, इसको बनाना है तो हम लिखते हैं चौथे पर फॉर द मैटर लुक्ड इनटू, ठीक है। हाँ, इट इज टाइम फॉर द मैटर टू बी लुक्ड इनटू, कोई दिक्कत होगा? नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं कि इट इज टाइम टू बी लुक्ड इनटू द मैटर, ये भी बना सकते हैं, लेकिन असली फॉर्मेट ये होता है इट इज टाइम को रहने देंगे, इट इज टाइम को रहने देंगे, और उसके बाद फॉर लगा के ऑब्जेक्ट को उठा के लाएंगे, फिर टू बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 2 करेक्शन ढूंढने होते हैं आपको, डी में 2 करेक्शन है। तो कह रहा है द काइंड मैन विल पिटी पुअर, तो आपको कुछ नहीं, काइंड मैन बोल रहा है ना, तो आपको इसको कह रहा है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द सेंटेंस, तो इसी को सेंटेंस को करोगे तो लिख दोगे कि द काइंड मैन विल पिटी ऑन द पुअर, द काइंड मैन विल पिटी ऑन द पुअर, समझ रहे हैं? ठीक। आई वेंट आउट फॉर वॉक, तो यहाँ कर देंगे आई वेंट आउट टू वॉक, फॉर की जगह पर क्या कर देंगे, टू वॉक कर देंगे। दूसरा यहाँ दिया है, ध्यान से देखिएगा, 2 सेंटेंस दिया है, दिया है ब्रेक और ब्रेक, तो ब्रेक को हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, द थीफ ब्रोक द लॉक एंड इंटर्स द हाउस, पहला हो जाएगा द थीफ ब्रोक द लॉक एंड इंटर्स द हाउस, यानी उन्होंने ताले को तोड़ दिया और घर में प्रवेश कर गए। दूसरा ब्रेक दिया है, ब्रेक, तो देयर विल बी एन एक्सीडेंट इफ ही ब्रेक ऑफ योर साइकिल आर नॉट गुड, कह रहा है ये ब्रेक माने ब्रेक लगाना होता है जो आप गाड़ी रोकते हैं। उसके बाद यह फेयर और फेयर की बात करें तो फेयर, ऑल इज फेयर एंड लव एंड वॉर, माने प्रेम और जंग में सब जायज है। ए बिग फेयर इज हेल्ड इन मेरठ एवरी ईयर, एक बड़ा सा मेला मेरठ में हर साल लगता है, दोनों वाक्य में प्रयोग कर सकते थे आप। उसके बाद दिया है फेयर या फेयरी, फेयर माने भाड़ा होता है। रेलवे फेयर्स हैज गॉन अप ट्रीमेंडसली 3 डेज, यानी जो रेलवे का फेयर है वो बहुत ही खतरनाक रूप से बढ़ते जा रहा है। चलिए अब ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ेंगे मेरे बाबू, कहीं से किसी को दिक्कत होगी तो बताना। पहला है कि हम परिवर्तन की दौर, ध्यान से देखिएगा, मैं ट्रांसलेशन को पहले पुटअप कर लेता हूं, नहीं तो आप लोगों में से बहुत लोगों को दिक्कत होगी। ठीक, चलिए मेरे भाई देखिए ध्यान से, मैंने बोला ट्रांसलेशन को ध्यान से देखिएगा, कहा कि हम परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं, तो वी आर लिविंग इन ए चेंजिंग इरा, हम कहेंगे वी आर लिविंग इन ए चेंजिंग इरा, किंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका स्थायित्व, ताजगी, आकर्षण कभी कम नहीं होता, तो कहेंगे बट फ्यू थिंग्स आर देयर विच नेवर लेसन मीन्स होता है कम करना, LESSEN, देयर स्टेबिलिटी, फ्रेशनेस एंड अट्रैक्शंस, यहाँ तक हो गया। ठीक, भारत एक ऐसा ही, ध्यान से देखिएगा, भारत एक ऐसा ही देश है, तो हम लिखेंगे इंडिया इज सच ए कंट्री। उसके बाद एक समय तदुपरांत और नवीन, एक ही समय पुरातन और नवीन, तो आर्चेइक एंड न्यू आर एट द सेम टाइम, चाहे ओल्ड एंड न्यू आर एट द सेम टाइम, कुछ भी कह सकते हो। नेक्स्ट कहेंगे देश के नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों का समृद्ध इतिहास रहा है, तो हम कहें देयर इज ए प्रॉस्पेरियस हिस्ट्री ऑफ द नालंदा, तक्षशिला एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री,
यहाँ तक। आज हमें तकनीक के माध्यम से वर्तमान समय का समाधान कर भारत के प्राचीन गौरव की पुनर्स्थापना करनी है। तो थोड़ा थोड़ा देखेंगे। आज हमें तकनीक के माध्यम से वर्तमान समस्याओं का समाधान कर भारत के तकनीक के माध्यम से वर्तमान समस्याओं का समाधान कर भारत के प्राचीन गौरव की पुनर्स्थापना करनी है। तो हम कहेंगे टुडे वी हैव टू री इस्टैब्लिश द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ इंडिया, जो प्राचीन भारत के प्राचीन गौरव की स्थापना कर, ठीक, बाय सॉल्विंग द करेंट प्रॉब्लम्स थ्रू टेक्नोलॉजीज, यानी वर्तमान समस्याओं का समाधान कर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप लोग रोक रोक के वीडियो मेरी आवाज को सुन लीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। थ्रू टेक्नोलॉजीज हो गया। चलिए, हमें पुनः विश्व के भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता सिद्ध करनी है। तो क्या हो जाएगा, वी हैव रीइस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन नॉलेज इन द वर्ल्ड, संभव करनी है। और यह तभी संभव है जब हम अतीत स्वर्णिम पृष्ठों को पलटकर वर्तमान में उन्हें आयोजित कर सकें। तो दिस इज पॉसिबल व्हेन वी एड डिफरेंसेस ऑफ प्रेजेंट बाय टर्निंग ओवर द गोल्डन चैप्टर्स ऑफ द पास्ट। ठीक से देख लीजिएगा, बड़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए किया गया है ताकि बच्चे ट्रांसलेशन पर भी उतना ही ध्यान दें जी। थोड़ा सा समय अधिक जा सकता है अगर ऐसा हुआ, लेकिन आप लोगों को बेहतर चीजें मिलेंगी, इसकी गारंटी है। चलिए आप ध्यान देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अब शॉर्ट आंसर की, जो 4-4 नंबर के आएंगे और बड़े से बड़ा मील का पत्थर साबित होते हैं। Whom did मिस्टर हेलम ब्लेम फॉर इग्नोरेंस? देखिएगा, चलिए अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से देखेंगे। Whom did M. Hamel blame for the ignorance study and why? तो कहेंगे फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज M. Hamel blamed the students because they delayed the studies when they blamed for their parents who preferred them to work on a farm at the mills, and then he blamed himself too for giving him holidays for fishing। समझ ही रहे हैं, फूलों में पानी डालने के लिए, मछलियां पकड़ने के लिए, जो भी। नेक्स्ट करेक्ट। व्हाट डज डगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड पूल? डगलस की कंडीशन पूछ रहा है, यानी कि डीप वाटर से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कहेंगे कि जी, कह रहा है कि व्हाट डज डगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग, देखिएगा ध्यान से जी, तो हो जाएगा आफ्टर गेटिंग एस्केप फ्रॉम द पूल। देखिएगा, एक एक शब्द को सुन के लिखने का प्रयास करिएगा। आफ्टर गेटिंग एस्केप फ्रॉम द पूल आफ्टर सेवरल आवर्स डगलस वॉकड होम, ही वॉकड एंड ट्रेम्बल, ही लुक एट एंड क्राइड व्हेन ही लेड ऑन हिज बेड, ही couldn't eat that night or for days, एक haunting fear remained in his heart, and after that day he never went back to the pool। देख लीजिएगा, कहीं से भी किसी को कहीं से कोई दिक्कत हो। चलिए बी नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। Who was rattrap seller? How did he make them? तो हम कहेंगे there was a person who was a peddler and used to wander here and there selling rat traps। He was the rat trap seller and he made those rat traps himself from the material he got by begging, or in the stores or at the big farms, or thieves some odd materials, जो भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, देख लेते हैं। अब एक बी का या नंबर क्वेश्चन है, उसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। कहीं से कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। राजकुमार शुक्ला से रिलेटेड है, यानी इंडिगो चैप्टर से रिलेटेड है। कह रहे व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी? ठीक है, तो हम कहेंगे राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम्स इन बिहार, एंड समबडी हैड प्रोबेबली टुक द स्पीक टू गांधी जी। देखिए बहुत बढ़िया है कि उन्होंने जो पश्चिमी चंपारण में हो रहे जमींदारी सिस्टम के विरोध के लिए उन्होंने गांधी जी से मिला। कोई दिक्कत हो तो अब बताएं। उसके बाद से सवाल उठता है लॉन्ग क्वेश्चन पर जी। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि हाउ वाज एबल टू इन्फ्लुएंस लायर्स गिव इंटेंसेस। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। लॉन्ग क्वेश्चन है, चूंकि गांधी जी के बारे में बात किया है तो हम इस पर ध्यान देंगे। गांधी जी के द्वारा कैसे इस चीज को दर्शाया गया है, इन सब चीजों पर भी चर्चा की आवश्यकता है। तो हम कहेंगे गांधी जी वॉज एबल टू इन्फ्लुएंस द लायर्स बाय टेकिंग एंड कंसल्टिंग विद देम। गांधी
गांधी जी आस्क्ड देम व्हाट वुड दे डू इफ ही वांट टू जेल। जानते हैं गांधी जी ने पूछा था कि अगर मैं जेल चला जाऊं तो आप लोग मेरे लिए क्या करोगे। ये सारी बातें उस समय हुई थी जी। इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा क्या क्या बात हुई थी। उसके बाद पूछा है व्हाट इंसिडेंट डगलस। तो चलिए डीप वाटर से एक क्वेश्चन है कि व्हाट इंसिडेंट द डिड डगलस फेस द पूल, व्हाट वाज इट इफेक्ट्स। तो लॉन्ग क्वेश्चन है मेरे भाई, कहीं से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। डगलस वांटेड टू लर्न स्विमिंग YMCA पूल एंड फॉर हिज पर्पज ही वेंट टू द पूल एंड वेटेड फॉर others. After some minutes, a big bruiser of a boy came there, probably 18 years old, and he threw Douglas into the pool just for fun. But Douglas was unaware of swimming till that time. He went to the bottom of the pool and during the way made a strategy to hit and jump and swim to the edge. But every time he efforts failed, no one was there saves his life. देखिए सारी चीजें हैं, आप लोग इससे देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आप लोग ढूंढ सकते हैं। चलिए उसके बाद एक बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पोएम से बन रहा है। कहीं से कोई दिक्कत होगी तो आप जरूर हमें बताएंगे जी मेरे भाई। अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो मैं बता रहा हूँ कि ये थिंग ऑफ ब्यूटी से कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं। पोएम कह रहा है थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। आप जानते हैं बहुत ही शानदार पोएम है ये, इसको पढ़िए क्योंकि जॉन किट्स के लिए लाइफ चेंजिंग पोएम थी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप ए बोवर ऑफ फॉर टाइम्स स्वीट ड्रीम्स ऑफ द ब्रेथिंग। समझ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज जॉय फॉर एवर, व्हाट इज जॉय फॉर एवर। तो हम कहेंगे थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। समझ रहे हैं आप लोग। व्हाट विल हैपन विथ ए थिंग ऑफ ब्यूटी, व्हाट विल हैपन विथ ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे दूसरे क्वेश्चन के लिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी विल नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस। बस छोटा छोटा आंसर आपको करना है। व्हाट विल ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स अस, व्हाट विल ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस, व्हाट विल ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस। तो आप कह देंगे ए थिंग ऑफ ब्यूटी विल प्रोवाइड अस बोर क्वाइट एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। बस इतना ही बोलना था। चलिए 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेंट्रल आइडिया की तरफ। सेंट्रल आइडिया आप लोग बहुत से याद किए होंगे। पहला दिया है कीपिंग क्वाइट, ऑन जेनिफर्स टाइगर, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो चलिए हम तीनों का थोड़े थोड़े बस एक आइडिया देते जाते हैं। कीपिंग क्वाइट के बारे में पहले बात करते हैं जी। कीपिंग क्वाइट की बात होती है तो हो जाएगा द पोएट पेब्लो नेरूडा इन द पोएम सजेस्ट द वुड ही वुड कैन काउंट टू 12 and everybody would keep still. He suggests that on the earth at our dwelling place we would like be silent and motionless. The technique of the poet is related to the way meditation, reflection, introspections, the motion, movement of unique moment, unique without any sound of the way brings togetherness, some strangeness. ऐसे आप लोग अपने आसान भाषा में याद कर लीजिएगा जी। जो मुझे ध्यान पर आ रहा है मैं उसको बस बता रहा हूँ। ऑन जेनिफर्स टाइगर की बात करें तो ऑन जेनिफर टाइगर्स इज एन इमेजिनरी एज वेल एज पैथेटिक पोएम कंपोज्ड बाय पोएट एंड्रिन रीच। सी प्रेजेंट द फॉर्चून एंड फाइनल कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लेडी कैरेक्टराइज्ड एज ऑन जेनिफर्स हु पास्ड हर होल life under the foundation and responsibility after her marriage. She silently borne and faced all the pressure and exploitations for whole lives. तो ये सारी बातें हैं। थिंग ऑफ ब्यूटी तो आप जानते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो है द पोएट जॉन किट्स हैज written this poem about the thing of beauty around us. He says that the beauty thing of beauty is a joy forever and never ends. Instead it gives us possibility and motivations इन आवर हार्ड टाइम्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनने देना है, आप उतने ही टाइम में आप पढ़ पाएँ, ये मेरा उद्देश्य रहे। 11th क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे जी मेरे भाई। अगर किसी को भी दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे इत्तला करेंगे, ठीक है। चलिए आइए 11th क्वेश्चन को देखते हैं। हु वाज साइकेट्रिक साम। तो आप बताएंगे जो ये पहला ही चैप्टर है द थर्ड लेवल, वहां से पूछा है कि हु वाज साइकेट्रिक सम, वेयर डिड टेल अबाउट द थर्ड लेवल। तो सैम चार्ली साइकेट्रिक फ्रेंड था। जो चार्ली साइकेट्रिक फ्रेंड था, ही हैड बिलीव्ड इन चार्लीज हैड गॉट इन बिग विम्स
of third level as walking dreams with fulfillment. He had been only daydreaming. Side by side, revealed that the third level was still there. In reality, Charlie was upset from his dull lives. समझ रहे हैं? Who was Claire? Who was Jack worried about her? Claire कौन थी और जैक इनके लिए क्यों थोड़ा सा दुखी था? तो आप जानते हैं ये किस चैप्टर का है जी? बताइए कौन सा चैप्टर का है ये? ऑन द फेस ऑफ इट। समझ रहे हैं? किसका है? गलत गलत गलत, ये है शुड हिट विजार्ड मम्मी। कहानी नहीं बताया गया था शुड हिट विजार्ड मम्मी। जैसे हम कहेंगे क्लेयर वॉज द जैक्स वाइफ, क्लेयर वॉज वाइफ ऑफ जैक भी कह सकते हो, एंड मदर ऑफ जो वॉज वरीड अबाउट क्लेयर एज सी वॉज मूविंग हैवी फर्नीचर इन द रूम बिलो वेयर जैक वॉज सिटिंग. As she was 6 months pregnant with their third child, it would be go for health to do hard labor. मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, जैक क्लेयर जो थी वो जैक की पत्नी थी, जो और बॉब की मम्मी थी, और तीसरा बच्चा जो 6 महीने का प्रेग्नेंट था उनका प्रेग्नेंट थी वो 6 महीने से 6 महीने से प्रेग्नेंट थी। वो चाहता था कि भारी चीज़ें इधर उधर ना करें. Who was Mr. Lamb? How did he Derry come his contact? तो मिस्टर लैम्ब was an old man with a tin leg. His real leg was blown off years ago during the war. He lived in a big house and he had no family. As Derry was walking through Mr. Lamb gardens and felt the place in isolated, so he got into the garden by climbing over the wall. In this way he got into the context. लास्ट क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. Who was Tiger King? ध्यान दीजिएगा, दूसरा चैप्टर था टाइगर किंग. Who was named it? टाइगर किंग कौन था, उसका नाम कैसे पड़ा? तो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी. ही आल्सो केम टू द नोन एज द टाइगर किंग. द टाइगर किंग गेट्स हिज नेम ही एज टाइगर dominate his mission and life. A astrologer foretold that his death would come from the tiger. He told a Maharaja that he would kill 99 tiger, but he should be very careful with the 100 tiger. The 100 tiger caused his death, and so he got his name. समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. चलिए अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहा होगा आपके लिए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को पढ़ के समझ सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं आई होगी. पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड एस्ट्रोलॉजर टेल द टाइगर किंग वाज बोर्न? तो हम कह सकते हैं इन दिस द स्टोरी द टाइगर किंग वी सी इनोसेंट टाइगर बीइंग किल्ड, innocent tigers being killed at the whim of a king. Just to prove the prediction of the astrologer wrong, the proud king does so. Instead of having a strategy, a safety ring around him, show himself from a tiger. The story is told in humorous tone. The author is somewhere seen purchasing against animals killings, but indirectly he seems to be sympathy for the innocent animals. तो ये सारा क्वेश्चन आप ढूंढ के लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं. गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ डेरी. मैंने समझाया है कैरेक्टर स्केच ऑफ डेरी कैसे लिखेंगे आप लोग जी. डेरी एक बहुत ही निगेटिविटी कैरेक्टर था, निगेटिव उसका कैरेक्टर था. तो हम शुरुआत तो ऐसे ही करेंगे कि डेरी इज ए 14 years old young boy whose face is half burnt because a acid spilled on it. समझ रहे हैं? उसके बाद अगर आप लिखना चाहो हिज ugly look made him pessimistic निराशावादी बना देता है. And longer with various negative complexes. Derry was always introverted, frustrated, angry and withdrawn. Moreover, he always had a low confidence and dwelt in self-pity, apart from always being suspicious about others' intentions towards him. ये सारी चीज़ें थी बाबू. बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा और हर क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया. उम्मीद करता हूं कि आगे की वीडियो तीसरा नंबर बहुत जल्दी आपके लिए आएगा. तब तक मिलते हैं. ईमानदारी से आप सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.